बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा रात के 2 बजे मुझे प्यास लगी और जैसे ही मैं पानी पीने कमरे से बाहर आई तो भाभी मेरे बाप के कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने हकीकत जानने का फैसला कर लिया और अगली रात बाबा के बेड के नीचे छुप गई। मेरे कदमों तले से जमीन उस वक्त निकली जब आधी रात को भाभी कमरे में दाखिल हुई और बाबा के साथ बेड पर लेट गई। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब बाबा ने उसकी। मेरा नाम आसिया है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल की थी और मेरी शादी के दिन करीब थे। आज मुझे अपने बूढ़े बाप और बेवा बाबी की जो हकीकत पता चली थी वो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी। एक दिन रात के 2 बजे मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई। तब अपनी बेवा भाभी को अपने बाप के कमरे में जाते देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई और देखने लगी कि भाभी रात के 2 बजे मेरे बाबा के कमरे में क्या करने जा रही है। जब मैंने भाभी को दबे कदमों बाबा के कमरे में दाखिल होते देखा और फिर दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। इतनी रात को वो बाबा के कमरे में क्यों गई थी? मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद वो चोरी वगैरह करना चाहती है, लेकिन भाभी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो बाबा के कमरे से क्या चुरा सकती थी? मैं खामोश दरवाजे के पीछे ही खड़ी रही ताकि जब वो बाहर निकले तो मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और फिर उनसे पूछूं कि वो यहाँ क्या कर रही है। लेकिन मुझे खड़े खड़े 1 घंटा गुजर गया और भाभी अब्बा के कमरे से बाहर न आई। मैं थक हार कर वापस अपने कमरे में चली आई। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही थी और उन्हें कितना वक्त लगना था। नींद से मेरी हालत खराब हो रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेटी और मुझे नींद आ गई। जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में यही सवाल घूमने लगा। मैं जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से निकली तो अब्बा और भाभी खाने की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मेरी दूसरी भाभी भी वहीं बैठी थी। हर तरफ खामोशी थी। सब अपने खाने में मसरूफ थे, लेकिन मेरी नजर अपनी छोटी भाभी और अब्बा पर जमी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते खाना खा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि अभी भाभी से सवाल करती हूँ कि वो आधी रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ी भाभी भी यहीं बैठी है। वो तो छोटी सी बात का अफसाना बना देती है और पूरे खानदान में नशर करती फिरती है। अगर ऐसी वैसी कोई बात खानदान में फैली तो बड़ी बदनामी होगी। जल्द ही मेरी शादी मेरी फूफो के बेटे से होने वाली थी। हम दोनों की मंगनी हो चुकी थी। अगर ऐसी कोई भी बात फूफो के कान में पड़ गई तो सबसे पहले मेरा ही रिश्ता टूट जाना था, क्योंकि फूफो ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे मंगेतर हसन की पसंद की वजह से कर रही थी, वरना उन्हें हसन के लिए कोई अमीर लड़की चाहिए थी। इसलिए मैंने खामोशी से काम लिया और खुद भी नाश्ता करके कॉलेज चली गई। सारे दिन की मसरूफियात और हसन से फोन पर होने वाली बातचीत ने मुझे मजीद दोबारा कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था। हसन मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और दिन का काफी लंबा हिस्सा वो मुझसे फोन पर बात करने में गुजारता था। ऐसे ही रात हुई और जब मैं रात को सोने लेटी तो मुझे खुद ब खुद छोटी भाभी को मिलने का ख्याल आ गया। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और एक कोने में होकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि क्या अतिया भाभी आज भी अब्बा के कमरे में जाएंगी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर वही 2 बजे के करीब मैंने अतिया भाभी को अब्बा के कमरे में जाते हुए देखा और मुझे समझ आ गया कि ये रोज की बात है। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि अब्बा हद से ज्यादा सख्त मिजाज थे और बहुओं को तो बहुत ही ज्यादा सख्ती से रखते थे। कोई भी बहू उनके सामने आवाज नहीं निकाल सकती थी। फिर कैसे इतनी रात को भाभी आराम से अबू के कमरे में जा रही थी? और जिस बात ने मुझे मजीद हैरान कर दिया था वो उनके होंठों पर लगी सुर्खी थी। जब से मेरे भाई का इंतकाल हुआ था मैंने अपनी बेवा भाभी अतिया को कभी मेकअप करते नहीं देखा था, लेकिन आज रात मैं उन्हें जिस तरह तैयार देख रही थी वो वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। वो एक दफा फिर अब्बा के कमरे में जाकर बंद हो गई थी और काफी देर इंतजार करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और सोच में पड़ गई थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मेरे छोटे भाई के इंतकाल को तकरीबन 1 साल होने वाला था, जो एक मिस्त्री था। एक मकान की तामीर के दौरान उस पर दीवार गिरने की वजह से उसका इंतकाल हो गया था। भाई के इंतकाल के बाद भाभी के घर वाले उन्हें अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके माँ बाप जिंदा नहीं थे। भाई और भाभी थे और वो दोनों ही उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे
उस वक्त मेरे अब्बा ने खुद आगे बढ़कर ये फैसला किया था कि अतिया अब यहाँ रहेगी। बड़ी भाभी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि छोटे भाई के इंतकाल के बाद उन्हें लगा था कि अब बस वही अकेली इस घर की मालकिन बन जाएगी, क्योंकि मेरी अम्मा नहीं थी और मैं भी शादी करके जाने वाली थी। अगर अतिया भाभी अपने घर वापस लौट जाती तो सब कुछ खुद ब खुद बड़ी भाभी का हो जाना था। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्बा के फैसले के खिलाफ कुछ कहती, इसलिए सबने खामोशी से अब्बा के फैसले को कबूल कर लिया था। अलबत्ता अतिया भाभी अपने शोहर के इंतकाल के बाद बहुत ही खुश हो गई थी। वो बस खामोशी से घर के कामकाज करती और अब्बा के सिवा किसी से भी बात नहीं करती थी। उन्होंने सजना संवरना और तैयार होना भी छोड़ दिया था, जबकि वो बहुत ही हसीन और जवान थी। उसकी उम्र 24 साल थी। मेरे अपनी दोनों भाभीयों से कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अपने मंगेतर हसन से बातें करती रहती थी। लेकिन अब मुझे अतिया भाभी के किरदार में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। वो रात को अब्बा के कमरे में क्या करने जाती थी और आधी रात को वो किस खुशी में इस कदर तैयार होती थी। ये वो सवाल थे जिन्होंने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने 15 दिन इसी तरह भाभी पर नजर रखी और इस हकीकत ने मुझे हैरान कर दिया था कि वो हर रात ही अब्बा के कमरे में जाती थी। और जब एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने अतिया भाभी से अकेले में पूछ लिया कि आप रात को अब्बा के कमरे में क्यों गई थी। मेरा सवाल सुनकर भाभी के चेहरे का रंग बदल गया था। कहने लगी, आसिया तुम कैसी बात कर रही हो। मैंने भाभी से कहा कि मैंने खुद आपको बाबा के कमरे में जाते हुए देखा है। आप इतनी रात को वहाँ क्यों गई थी। पहले तो भाभी घबरा गई और फिर कहने लगी, वो दरअसल अब्बा की कमर में दर्द है और अब्बा खुद रात को मुझे मसाज करने के लिए बुलाते हैं। मैं तो बस इसीलिए जाती हूँ, लेकिन ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं की। तुम्हें तो पता है कि बड़ी भाभी इस बात को लेकर किस हद तक जा सकती है और मेरे किरदार को लेकर उल्टी सीधी बातें कर सकती है। ये कहकर वो शर्मिंदा से सर झुकाए चली गई थी। भाभी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि बाबा का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए था। मैं भाभी पर शक करके शर्मिंदा सी हो गई थी। मैंने भाभी से माफी मांग ली थी और भाभी ने बस यही कहा था कि इस बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी कि उनका इशारा बड़ी भाभी की तरफ है। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं बड़ी भाभी के सामने कुछ भी नहीं कहूंगी। बात आई गई हो गई और ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और ना ही मैंने दोबारा कभी भाभी की जासूसी की और ना ही इस बारे में दोबारा पूछने की कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कैसे बातों ही बातों में हसन के सामने अब्बा और भाभी का जिक्र कर दिया और उसे ये सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर हसन उछल पड़ा और कहने लगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हारी बेवा भाभी का आधी रात को तुम्हारे अब्बा के कमरे में मसाज करने जाना, क्या तुम्हें ये मुनासिब लगता है। अगर तुम्हारे अब्बा को कोई परेशानी थी तो तुम्हें भी तो कह सकते थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मामू जान की कमर में कोई मसला नहीं है, वो तो हट्टे कट्टे हैं। क्या तुम्हारे सामने कभी तुम्हारे अब्बा ने कमर के दर्द का जिक्र किया है। हसन की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वाकई मेरे अब्बा तो बिल्कुल फिट फाट थे। उन्होंने कभी कमर दर्द के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। हसन ने मेरे दिल में एक दफा फिर शक डाल दिया था। वो कहने लगा, अपनी भाभी पर नजर रखो, जवान औरत है और साथ बेवा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखों में धूल झोंकते हुए वो तुम्हारे अब्बा की जायदाद के कागजात वगैरह चुरा ना ले और फिर यहाँ से फरार हो जाए, क्योंकि अब उसका शोहर जिंदा नहीं है, इसलिए इनके हाथ ज्यादा कुछ नहीं आएगा और तुम्हारे अब्बा की अच्छी खासी जायदाद है। हसन की बात सुनते ही मैं उछल पड़ी थी, क्योंकि अब्बा की अलमारी में घर के कागजात वगैरह रखे हुए थे और इस बात से हर कोई ही वाकिफ था। मुझे लग रहा था कहीं न कहीं यही वजह है जो भाभी उनके कमरे में जा रही थी। हसन ने मुझसे कहा कि अपनी भाभी पर नजर रखो, ऐसा ना हो उनका किसी के साथ कोई चक्कर चल गया हो और वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ लेकर फरार हो जाए। हसन की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने फिर से अपनी छोटी भाभी पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दी कि जिसकी वजह से मैं उनके किरदार पर शक करती। वो बेचारी तो सुबह उठकर घर के कामों में मसरूफ हो जाती और रात तक घर के कामों में लगी रहती थी। छोटे भाई के इंतकाल के बाद बड़ी भाभी ने अतिया भाभी को नौकरानी बना लिया था और वो खामोशी से उनकी हर हुक्म माना करती थी। शायद यही उनकी मजबूरी थी। 4 से 5 दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही भाभी छत पर जाती थी और ना ही घर से बाहर निकलती थी। उनके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं था।
फिर उनका किसी से कैसे चक्कर चल सकता था। ना ही उनके पीछे उनका मेका था जो उन्हें सपोर्ट कर सकता। वो तो जब से शादी करके आई थी बहुत ही सीधी सादी सी नजर आती थी। ना ही उन्होंने कभी बड़ी भाभी से किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया था और ना ही कभी मुझसे मुंह मोड़ा था, बल्कि बहुत खुले दिल से उन्होंने सबको अपना लिया था। और अपनी सादगी की वजह से वो हमेशा दूसरों के तानों का शिकार भी होती रहती थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो सच में ही मेरे अब्बा की खिदमत कर रही थी। और यही बात जब मैंने हसन को बताई तो वो भी खामोश हो गया, मगर उसे दाल में कुछ काला जरूर लग रहा था। फिर एक रात हसन ने मुझसे बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगा, तुम ऐसा करना, रात को अपने बाबा के कमरे में छुप जाना। जब तुम्हारी भाभी कमरे में आएंगी और तुम्हारे अब्बा का मसाज करेंगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। हसन को किसी सूरत इस बात पर इतबार नहीं हो रहा था कि मेरी बेवा भाभी मेरे बाप का इतना ख्याल रख सकती है। हसन ने तो दोनों पर घटिया इल्जाम भी लगा दिए थे। मैंने ही डांटकर उसे चुप करवाया था, पर हकीकत तो ये थी कि मैं भी बच्ची नहीं थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप अपनी बेवा बहू से ऐसी हरकत भी कर सकता है। इसलिए ये बात कुछ मुनासिब नहीं थी कि मैं अपने बाप की कमरे में जाकर उनकी जासूसी करूं। लेकिन हसन ने मेरे दिमाग में ऐसा शक डाल दिया था कि मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। और फिर एक रात अब्बा के कमरे में जाने से पहले ही मैं उनके कमरे में चली गई और खामोशी से उनके बिस्तर के नीचे छुप गई। अब्बा हस्बे मामूल नमाज पढ़कर आ गए थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। मुझे तो सांस लेते हुए भी डर लग रहा था। अगर अब्बा को पता चल जाता तो मेरी जान निकाल देते। उनका गुस्सा तो आसमां तक पहुंच जाना था। मैं उन्हें क्या जवाब देती कि मैं इतनी रात को उनके कमरे में क्यों छुपी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा था। हसन की बातों में आकर मैंने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मेरे लिए यहाँ मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू किया हुआ था। रात के 2 बज गए थे, मगर आज भाभी नहीं आई थी। पहले तो 2 बजे तक आ जाती थी। मैंने सोचा कि अब मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं है। अब्बा भी खराटे ले रहे थे। जैसे ही मैंने बिस्तर से निकलने का सोचा तो बाबा के कमरे का दरवाजा खुला और अतिया भाभी कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैं नीचे से ही छुपकर उन्हें देख रही थी। वो खुद पर चादर डालकर कमरे के अंदर आई थी और आते ही उन्होंने चादर उतारकर एक तरफ रख दी थी। उनका हुलिया देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अतिया भाभी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था और होंठों पर सुर्खी भी लगाई हुई थी। हाथों में चूड़ियां खनक रही थीं। छोटे भाई के इंतकाल के बाद पहली दफा मैंने उन्हें इस तरह देखा था, वो भी रात के 2 बजे अब्बा के कमरे में। मुझे शर्म आ रही थी और अपने अब्बा और भाभी पर अफसोस हो रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन तो तब निकली जब भाभी धीरे धीरे चलते हुए अब्बा के बिस्तर पर पहुंची। उन्होंने अब्बा को आवाज देकर उठाया था। अब्बा अतिया भाभी की आवाज पर फौरन नींद में से उठ गए थे और कहने लगे, यार आज बड़ी देर कर दी। अतिया भाभी धीरे से कहने लगी कि क्या करूं, अब मुझे नजर रखनी पड़ती है क्योंकि आपकी बेटी आसिया मुझ पर नजर रखने लगी है। इसलिए मैं देखती हूँ कि वो आसपास तो नहीं है और फिर ही कमरे में आती हूँ। वो हम दोनों पर शक करती है। अब्बा कहने लगे, बस अतिया कुछ ही दिनों की बात है, इसका निकाह करके इसे इसके घर रुखसत कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे दिल से इसका खौफ निकल जाएगा। बड़ी बहू तो कमरा बंद करके ऐसे सोती है कि सुबह से पहले निकलती ही नहीं, किसी को फिर कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों भी खुश रहेंगे। अतिया भाभी कहने लगी, हाँ आप जल्दी से आसिया की शादी कर दें, मैं इस तरह छुप छुप कर कब तक आपके कमरे में आती रहूंगी। मैंने शर्म के मारे उस वक्त आंखें बंद कर ली जब अब्बा ने अतिया भाभी को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है अतिया, अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी हर खुशी और ख्वाहिश का ख्याल रख सकता हूँ। उन दोनों की बातों ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं तो ये सोचकर यहाँ छुपी थी कि भाभी आधी रात को अब्बा के कमरे से कागजात वगैरह ढूंढने के लिए आती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और उसके बाद जो कुछ मैंने सुना, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उन दोनों के दरमियान तो मोहब्बत भरे जुमलों के तबादले हो रहे थे। मेरे अब्बा और मेरी बेवा भाभी एक साथ थे। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर रोती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर उन दोनों के चेहरों के रंग बदल गए थे। मैंने नफरत से उन दोनों से पूछा कि ये सब क्या है, आप दोनों को शर्म नहीं आती, आपको खुदा का खौफ नहीं आता।
मेरी आवाज थोड़ी ऊंची थी। अब्बा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि अपनी आवाज पर काबू रखो, घर में और लोग भी रहते हैं, रात के इस पहर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं अब्बा से खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने गुस्से में कहा, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेरी आवाज दबाकर अब्बा चाहते थे कि घर में किसी को कुछ पता न चले, लेकिन जो कुछ आप दोनों कर रहे हैं मैं इसका सारी दुनिया को बताऊंगी। आपने कभी सोचा है कि आपकी एक जवान बेटी भी है जिसकी शादी होने वाली है, और आप मेरी उम्र की लड़की से इस तरह के रिश्ते बना रहे हैं। बड़ी भाभी जुबान की कड़वी जरूर है लेकिन बदकार नहीं है। अतिया भाभी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। शोहर के मरते ही अपने ससुर से ताल्लुकात बना लिए हैं। अतिया से अपनी जवानी काबू में नहीं आ रही थी। ये जो आधी रात को आपके कमरे में आ गई है, और आपको मेरी मरी हुई माँ का ख्याल भी नहीं आया। कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। आपने तो अपनी ही बहू को भी नहीं बख्शा। आप जैसे लोगों की वजह से न सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं, बल्कि रिश्तों पर से इतबार भी उठ जाता है। काश के आप मेरे बाप ना होते। मेरी बात सुनते ही अब्बा ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगे, जब हकीकत का पता नहीं तो अफसाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिसने अपने बाप को ही बदकार ठहरा दिया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि एक हलाल तरीके से एक रिश्ता बनाया है। ये अब तुम्हारी बेवा भाभी नहीं है, बल्कि तुम्हारी माँ है। इसकी इद्दत खत्म होने के बाद मैंने इससे निकाह कर लिया था। अब तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमने आज तक इस रिश्ते को छुपाए रखा, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है, और मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की जुबान पर कोई किस्सा आम हो और तुम्हारी जिंदगी पर इसका कोई असर पड़े। इसलिए हमने अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाया है, क्योंकि ये दुनिया ऐसे रिश्तों को कबूल नहीं करती, बल्कि घटिया इल्जाम लगाती है, जैसे कुछ देर पहले तुम लगा रही थी। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही कोई शक था तो तुम सीधे आकर मुझसे सवाल करती। इस तरह अपने बाप के कमरे में छुपकर जासूसी न करती। अतिया तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी माँ है। मैंने इससे निकाह किया था, और ये निकाह हमने अपनी ख्वाहिशात की वजह से नहीं, बल्कि बहुत मजबूरी में किया था, क्योंकि तुम्हारी भाभी के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, और इस घर में इसका बगैर रिश्ते के रहना भी मुमकिन नहीं था। अगर मैं इसे इसी तरह छोड़कर मर जाता तो तुम्हारी बड़ी भाभी इसे घर से बाहर निकाल देती और अतिया बेआसरा हो जाती। इसलिए मैंने इसे अपना नाम दिया है, ताकि मेरे मरने के बाद इस जायदाद में इसका भी हिस्सा हो। लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने इस रिश्ते को भी दुनिया से छुपा रखा है, क्योंकि तुम्हारी और हसन की शादी करीब है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना गलत समझोगी। ये कहकर अब्बा खामोश हो गए थे, और मैं अतिया भाभी को देख रही थी, जो मेरी भाभी नहीं बल्कि अब मेरी माँ थी, और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और वो भी मेरी बेवा भाभी से। ये हकीकत मेरे लिए तस्लीम करने के काबिल ही नहीं थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मेरी आवाज पर बड़े भाई और भाभी भी कमरे में चले आए थे। उन्हें भी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी भाभी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था, लेकिन बड़े भाई ने मुझे समझाया कि अब्बा ने बिल्कुल ठीक किया है। मेरे भाई को इस निकाह का पहले से ही इल्म था। अब्बा ने उनके सामने ही निकाह किया था, और फिर उन्होंने बड़ी भाभी को भी सख्त लफ्जों में कह दिया कि वो इस बात को उस वक्त तक चारदीवारी से बाहर नहीं जाने देंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। और फिर बड़े भाई के समझाने पर मैंने भी अतिया भाभी को माँ मान लिया था, और हसन को भी सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर हसन को खुशी हुई थी कि अब्बा ने एक बेवा औरत को सहारा दिया है। अलबत्ता बाकी दुनिया से हमने ये सच्चाई छुपा कर रखी, और फिर अब्बा और अतिया भाभी ने मेरी धूमधाम से शादी कर दी थी। मैं अपने घर में खुश हूँ। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या एक बेवा औरत से निकाह करना कोई गुनाह है? क्या बड़ी उम्र का मर्द किसी भी औरत को सहारा नहीं दे सकता? जो कुछ मेरे अब्बा ने किया वो ठीक है या गलत? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इस तरह की कहानियां और नावल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।